हर दिल दहला देने वाला अपराध अपने पीछे न केवल फाइलों का अंबार छोड़ जाता है, बल्कि जीवित बचे लोगों की आत्मा पर गहरे निशान भी छोड़ जाता है। आज क्राइम डायरी में हम आपको एक ऐसी ही दर्दनाक लेकिन मानवता से भरी कहानी से रूबरू कराएंगे। यह कहानी है प्रिया शर्मा की, एक ऐसी लड़की की जो एक भयानक त्रासदी में डूब गई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने जीवन को फिर से बनाने के लिए अंधेरे का सामना करने का साहस किया। इस कहानी के माध्यम से आप हमारे जासूसों की उस अदम्य भावना को महसूस करेंगे, जिन्होंने एक लगभग अचूक माने जाने वाले अपराध को उजागर करने के लिए सबसे धुंधले सुरागों का भी पीछा किया। आप पश्चाताप के आंसू भी देखेंगे और देखेंगे कि कैसे विश्वास उस जगह फिर से पनपता है जहां बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता था। कृपया क्राइम डायरी चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि आप उन सच्ची और मानवीय मूल्यों से भरी कहानियों को देखने से न चूकें, जिन्हें हम आप तक लाना जारी रखेंगे। आपका समर्थन ही हमें इन अनकही कहानियों को बताने के अपने मिशन को जारी रखने के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा देता है। यह न्याय, मानवीय संवेदना और आशा की कहानी है, जो हमेशा सबसे घने अंधेरे में भी रोशनी की किरण बनकर चमकती है। अप्रैल की चिलचिलाती धूप पवित्र शहर वाराणसी पर एक उदासी की चादर डाल रही थी। गंगा के किनारे घाटों पर लोगों की भीड़ हमेशा की तरह थी, पसीने से लथपथ, लेकिन किसी को नहीं पता था कि गंगा किनारे की तंग गलियों में एक ऐसी भयानक त्रासदी सामने आने वाली थी जो पूरे वाराणसी को हिलाकर रख देगी। कहानी की शुरुआत एक अनुभवी पुलिस इंस्पेक्टर राजेश कुमार की लंबी सांस के साथ होती है, जब वह एक युवा लड़की द्वारा कांपते हाथों से लिखे गए एक शिकायती पत्र को पढ़ रहे थे। शब्द भले ही टेढ़े मेढ़े थे, लेकिन उनमें जो लिखा था वह किसी की भी रूह कंपाने के लिए काफी था। लाश के टुकड़े टुकड़े करना, उसे तेल में उबालना और मानव अंगों को खाने के लिए रखना। यह खबर चाय की दुकानों, बस स्टैंडों और यहां तक कि वाराणसी के व्यस्त बाजारों में फुसफुसाहट के जरिए आग की तरह फैल गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना भयानक अपराध उनकी शांतिपूर्ण धरती पर हो सकता है। लोग आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन साथ ही सड़क किनारे के किराए के मकानों के पास से गुजरते हुए और भी सतर्क हो गए थे। कहीं बच्चों के खेलने की आवाजें बड़ों की सतर्क निगाहों के सामने अचानक शांत हो जाती थीं। जो कहानियां लोग केवल विदेशी अखबारों में पढ़ते थे, वे अब वाराणसी के दिल में हकीकत बन चुकी थीं। लाश के टुकड़े टुकड़े करना, उसे एसिड में घोलना और तेल में पकाने का दृश्य एक बुरे सपने की तरह था, जिसे बार बार सुनाया और हर गली मोहल्ले में फैलाया जा रहा था। डर ने न केवल बड़ों को, बल्कि उन मासूम बच्चों को भी जकड़ लिया था, जो अब अपने माता पिता से संदिग्धों विक्रम सिंह और करण सिंह का नाम सुनकर सहम जाते थे। उस निराशा के माहौल में अपराध का पहला स्थल एक नम और अंधेरा किराए का कमरा था, जहां भयानक सच्चाई सामने आई। वाराणसी पुलिस ने राज्य की अपराध शाखा के साथ मिलकर इलाके को तुरंत सील कर दिया। जमीन के हर इंच की सावधानीपूर्वक जांच की गई। बिस्तर के नीचे छिपी छोटी बोरियां, सीमेंट के फर्श पर एसिड के फीके पड़े धब्बे और खासकर रसोई के कोने में रखी एक बड़ी कड़ाही, सब कुछ एक अक्षम्य अपराध की ओर इशारा कर रहा था। जब जांच दल सबूत इकट्ठा कर रहा था, तो कई अनुभवी अधिकारी भी अपनी हैरानी नहीं छिपा सके। उन्होंने व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण कई हत्याएं देखी थीं, लेकिन इस तरह की क्रूरता और शैतानी सटीकता पहली बार देख रहे थे। उमस भरे माहौल में घुली रसायनों की तीखी गंध ने सभी को असहज कर दिया। लेकिन सबसे बढ़कर जो बात परेशान कर रही थी, वह उस युवा लड़की प्रिया शर्मा की कहानी थी, जिसने सबसे पहले इस अपराध के चक्रव्यूह से बाहर निकलकर पुलिस को सूचित करने की हिम्मत की थी। गर्मी की इस उमस के बीच प्रिया के हर बयान के साथ एक भयानक सच धीरे धीरे सामने आ रहा था। वाराणसी शहर का शांतिपूर्ण जीवन भयावह साजिशों, चालाकी से छिपाए गए तरीकों और अंधेरे में शामिल कई लोगों की मिलीभगत से हिल गया था। लोग लगातार बातें करने लगे थे। जिन परिवारों की बेटियां देर रात तक काम करती थीं या गेस्ट हाउस में रिसेप्शनिस्ट थीं, वे और भी चिंतित हो गए। वे अपनी बेटियों को जल्दी घर आने और किसी भी अनजान निमंत्रण से सावधान रहने की सलाह देने लगे। इस माहौल में वाराणसी पुलिस ने तुरंत एक विशेष जांच दल का गठन किया। मामले की क्रूरता ने अधिकारियों को तेजी से लेकिन सावधानी से काम करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि कोई भी चूक संदिग्धों को भागने या सबूत नष्ट करने का मौका दे सकती थी। हर बयान, हर छोटा सुराग दर्ज किया गया, ताकि अपराध की एक पूरी तस्वीर बनाई जा सके और एक एक कड़ी को जोड़ा जा सके। इस समय कहानी अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन पूरा वाराणसी पहले से ही सदमे में था। यह शांतिपूर्ण क्षेत्र एक अनजाने डर के साए में था और सभी की निगाहें जांच दल के हर कदम पर टिकी थीं।
उस दिन का इंतजार कर रही थीं जब न्याय होगा और यह भयानक सच्चाई पूरी तरह से सामने आएगी। उस दिन दशाश्वमेध घाट के पास एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे वाराणसी शहर पर छाई चिलचिलाती धूप और तनावपूर्ण माहौल के बीच एक ऐसा दृश्य था जो कई लोगों को हमेशा याद रहेगा। प्रिया शर्मा और रोहन कपूर, एक युवा जोड़ा जिनकी हालत खराब थी, आंखें सूनी थीं और कदम कांप रहे थे, स्थानीय पुलिस थाने के गेट पर दिखाई दिए। वे अपने साथ एक ऐसे अपराध की कहानी लाए थे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, यहां तक कि सबसे अनुभवी पुलिस अधिकारियों ने भी नहीं। प्रिया, एक युवा लड़की जिसका एक साधारण सपना था, एक छोटी सी सिलाई की दुकान खोलना ताकि वह अपना जीवनयापन कर सके और गांव में अपनी बीमार मां की देखभाल कर सके, आज पूरी तरह से बिखरी हुई दिख रही थी। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं और उसके बाल ऐसे उलझे हुए थे मानो वह पूरी रात सोई न हो। जैसे ही वह गेट पर पहुंची, वह गिर पड़ी। सौभाग्य से रोहन ने उसे समय पर पकड़ लिया। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाया, डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यह छोटा सा वाक्य उसे उस खौफ का सामना करने के लिए थोड़ी हिम्मत दे गया। ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी, जो पारिवारिक झगड़ों और छोटी मोटी चोरियों के आदी थे, आज रुक गए। उन्होंने जिज्ञासा और चिंता के साथ उस युवा जोड़े को देखा। एक उम्रदराज पुलिसकर्मी, दुबले पतले लेकिन तेज आंखों वाले, बाहर आए और पूछा, क्या बात है बच्चों, तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? प्रिया उस समय कुछ बोल नहीं पा रही थी। वह कांपते हुए रोहन का हाथ पकड़े हुए थी। उसके होंठ हिल रहे थे लेकिन कोई स्पष्ट आवाज नहीं निकल रही थी। अंत में वह केवल इतना ही कह सकी, मुझे शहर के डीसीपी साहब से मिलना है, यह बहुत जरूरी है, कृपया मेरा विश्वास करें। आस पास के युवा अधिकारियों ने एक दूसरे को देखा। कुछ को शक हुआ जबकि कुछ ने सोचा कि यह लड़की किसी मुश्किल प्रेम संबंध या कर्ज की समस्या में फांसी हुई है। इस इलाके में निराश लोगों का पुलिस के पास मदद की उम्मीद में आना कोई असामान्य बात नहीं थी, लेकिन प्रिया की सूनी आंखें और उसकी दयनीय हालत ने उस अनुभवी पुलिसकर्मी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने धीरे से दोनों को आगंतुक कक्ष में आमंत्रित किया और सलाह दी, शांत हो जाओ और सब कुछ विस्तार से बताओ। जो भी बात है साफ साफ बताओ, मैं मदद करूंगा। उस छोटे से कमरे में पीली रोशनी के नीचे प्रिया ने आखिरकार अपना चेहरा उठाया। उसकी आवाज बैठ गई थी, मुझे मजबूर किया गया था, मैंने एक लाश देखी। इस छोटे से वाक्य ने मानो कमरे में सन्नाटा ला दिया। यहां तक कि वे पुलिसकर्मी भी, जो हर तरह की रिपोर्टों के आदी थे, संदेह और सतर्कता से एक दूसरे को देखने लगे। अनुभवी पुलिसकर्मी ने आगे पूछा, तुम्हें किसने मजबूर किया? क्या हुआ? यह एक साधारण सवाल लग रहा था, लेकिन इसने प्रिया को फूट फूट कर रोने पर मजबूर कर दिया। उसके थके हुए चेहरे पर आंसू बहने लगे। उसकी आंखों में जो निराशा थी, उसे देखकर कोई भी द्रवित हो जाता। रोहन अब समझ गया था कि वह और देर नहीं कर सकता। उसने एक गहरी सांस ली, सीधे पुलिसकर्मियों की आंखों में देखा और दृढ़ आवाज में कहा, सर, यह मामला इतना सरल नहीं है। मेरी प्रेमिका को धोखा दिया गया है, उसे नुकसान पहुंचाया गया है और हम यहां एक हत्या की रिपोर्ट करने आए हैं। यह मामला बहुत बड़ा है। पूरा कमरा स्तब्ध रह गया और एक भारी माहौल छा गया। एक युवा अधिकारी ने अपनी भौहें सिकोड़ीं। उसकी आवाज में अभी भी संदेह था। हत्या कहाँ हुई? अपराधी कौन है? प्रिया ने अपना सिर रोहन के कंधे पर रख दिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और आंसू लगातार बह रहे थे। वह एक पूरा वाक्य नहीं बोल पा रही थी, बस भ्रम की स्थिति में सिर हिला रही थी। लेकिन रोहन की आंखों में जो दृढ़ संकल्प था, उससे वहां मौजूद लोगों को यह समझ आ गया कि यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। अनुभवी पुलिसकर्मी ने कुछ देर सोचा और फिर धीरे से उसे सांत्वना दी, शांत हो जाओ बेटी, मैं यहां हूं। मुझे बताओ, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे सुलझाया नहीं जा सकता। प्रिया ने अपनी साड़ी का पल्लू ऐसे पकड़ लिया जैसे वह अपनी आखिरी बची हिम्मत को थाम रही हो। उसकी आवाज टूटी फूटी और फुसफुसाती हुई थी, अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो बस यह पता लगाएं कि हाल के दिनों में किसने बड़ी मात्रा में रसायन खरीदे हैं। यह वाक्य भले ही अधूरा था, लेकिन इसने ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों को चौंका दिया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और तुरंत अपने वरिष्ठों को सूचित किया। कुछ ही पलों में डीसीपी विक्रम राठौर वहां आ गए। उनका चेहरा कठोर था, लेकिन उनकी आंखों में दृढ़ता थी। उन्होंने प्रिया के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, मुझे शुरू से सब कुछ बताओ बेटी, डरो मत। जब तक तुम्हारा मन हल्का ना हो जाए तब तक बात करो। अपनी गहरी और शांत आवाज और धैर्य के साथ डीसीपी राठौर ने प्रिया को थोड़ा सुरक्षित महसूस कराया। उसने पानी का गिलास उठाया
उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने शांत रहने की कोशिश की। बाहर गलियारे में रोहन अभी भी खड़ा था। उसकी चिंतित आंखें उसे देख रही थीं। उसका प्यार और धैर्य इस समय प्रिया का सबसे बड़ा सहारा था। डीसीपी राठौर ने प्रिया के हर शब्द को धैर्यपूर्वक सुना, बीच बीच में प्रोत्साहन के लिए सिर हिलाते रहे। एक एक करके कहानी के टुकड़ों ने एक भयानक तस्वीर को उजागर करना शुरू कर दिया। शुरुआत में जो बिखरी हुई जानकारियां थीं, उन्हें पुलिस अधिकारियों ने तेजी से एक तार्किक घटनाक्रम में जोड़ दिया। जैसे जैसे वह सुनते गए, डीसीपी राठौर को मामले की गंभीरता और क्रूरता का एहसास होता गया। उनके मन में थोड़ा संदेह था, लेकिन उन्होंने शांत भाव बनाए रखा ताकि युवा लड़की और न डर जाए। आगंतुक कक्ष के बाहर गर्मी का मौसम अभी भी उमस भरा था और झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन उस समय वहां मौजूद लोगों के दिलों में एक तूफान उमड़ रहा था। प्रिया की कमजोर और नाजुक शक्ल के पीछे एक ऐसे भयानक अपराध की कहानी छिपी थी जो किसी की भी कल्पना से परे थी। और डीसीपी राठौर जानते थे कि वाराणसी पुलिस अब एक ऐसी लड़ाई में उतरने वाली है जो न केवल एक मामले को सुलझाने के लिए है, बल्कि एक युवा लड़की की रक्षा के लिए भी है, जो इस भयानक मामले की एक प्रमुख गवाह थी। उस आगंतुक कक्ष की पीली रोशनी में प्रिया ने कांपते हुए हर विवरण को फिर से सुनाया, मानो उसके कंधों पर अपराध और डर का एक पहाड़ हो जो उसकी छाती पर भारी पड़ रहा हो। शुरुआत में उसके शब्द बिखरे हुए थे, लेकिन डीसीपी राठौर के धैर्य और शांत व्यवहार के कारण वे धीरे धीरे और सुसंगत होते गए। वह चुपचाप नोट्स ले रहे थे। उनकी आंखें कभी कभी सहानुभूति लेकिन सतर्कता के साथ प्रिया को देखती थीं। वह जानते थे कि उसकी कहानी एक ऐसे आपराधिक गिरोह का पर्दाफाश कर सकती है जिसे अगर सावधानी से नहीं संभाला गया तो और भी निर्दोष लोग मारे जाएंगे। प्रिया ने उन दिनों से शुरुआत की जब उसने अपना गांव छोड़कर शहर में जीवनयापन करने के लिए कदम रखा था। उसकी युवावस्था, भोलापन और कठिन परिस्थितियों ने उसे ज्यादा विकल्प नहीं दिए थे। उसने शहर के बाहरी इलाके में नम और अंधेरे कमरों की कतार में एक कमरा किराए पर लिया, जहां वह अपनी बीमार मां की देखभाल और अपने खर्चों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। उन संघर्षपूर्ण दिनों में प्रिया की मुलाकात मीना गुप्ता से हुई, एक ऐसी लड़की जो उससे ज्यादा चालाक और अनुभवी लगती थी। एक अनजान शहर में वे जल्दी ही एक दूसरे का भावनात्मक सहारा बन गईं। वे अपना साधारण भोजन साझा करतीं और जब भी ग्राहकों द्वारा अपमानित होने पर दुखी होतीं तो एक दूसरे को सांत्वना देतीं। मीना ही थी जो प्रिया को उन पार्टियों में ले गई जो शुरू में हानिरहित लगती थीं, परिचित ग्राहकों के साथ डिनर और व्यापार में निवेश के आकर्षक प्रस्ताव। एक हल्की बारिश वाली शाम मीना ने प्रिया को अपने कमरे में बुलाया, यह कहते हुए कि दो नए दोस्त मिलने आ रहे हैं। यह पहली बार था जब प्रिया विक्रम सिंह और करण सिंह से मिली थी। दो पुरुष जिनका बाहरी रूप सज्जन था, लेकिन उनकी आंखों में एक सर्द चमक थी। विक्रम की बांह पर एक ड्रैगन का टैटू था और करण मोटा चश्मा पहनता था। दोनों ने अपना परिचय वाराणसी में एक बड़े गेस्ट हाउस के मालिक के रूप में दिया। उस शाम पार्टी का माहौल शुरू में बहुत दोस्ताना था। शराब लगातार परोसी जा रही थी और निवेश और साझेदारी के प्रस्ताव बड़ी चतुराई से पेश किए जा रहे थे। मीना ने डींग मारी कि प्रिया के पास एक बड़ा बचत खाता है और वह एक छोटी फैशन की दुकान की मालकिन है। असल में प्रिया और मीना दोनों ही भारी कर्ज में डूबी थीं और उनके बचत खाते में कुछ 100 रुपए ही बचे थे। अपनी शर्मिंदगी के कारण प्रिया केवल मुस्कुराती रही और कुछ नहीं बोली। नशे और चापलूसी के बीच प्रिया धीरे धीरे अपनी सतर्कता खो बैठी। मीना ने अचानक प्रिया को एक गिलास लस्सी दी। बिना किसी संदेह के प्रिया ने उसे पी लिया। कुछ ही मिनटों के बाद उसका सिर चकराने लगा, उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छा गया और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब वह जागी तो उसने खुद को कांटेदार तार से कसकर बंधा हुआ पाया और वह केवल अपने अंतर्वस्त्रों में थी। उसके चारों ओर विक्रम और करण की क्रूर आंखें थीं। मीना एक कोने में सिमटी बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह प्रिया की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। विक्रम प्रिया के पास आया और उसके कान में धमकी भरे स्वर में फुसफुसाया, अगर तुम जीना चाहती हो तो वही करो जो कहा जाए, वरना तुम एक कुत्ते की मौत मरोगी। उन शब्दों ने प्रिया को पूरी तरह से सुन्न कर दिया। वह केवल डर में सिर हिला सकी। उस पल से उसके नरक के दिन शुरू हो गए। विक्रम ने प्रिया को अपनी एक और दोस्त रानी कुमारी को कमरे में बुलाने के लिए मजबूर किया। सस्ते दामों पर डिजाइनर बैग बेचने के बहाने प्रिया ने रोकर विनती की, लेकिन विक्रम ने केवल उसे घूरा और धमकी दी कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह उसे तुरंत मार डालेगा। निराशा में प्रिया को वह घातक फोन कॉल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। रानी ने तुरंत विश्वास कर लिया और 10 मिनट से भी कम समय में वहां पहुंच गई।
जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, 2 लोगों ने उस पर हमला कर दिया, उसे काबू में कर लिया और उसके हाथ पैर बांध दिए। उन्होंने उसका बैग खंगाला और फिर प्रिया की गर्दन पर चाकू रख दिया और आदेश दिया, यह चाकू लो और उसे मारो, वरना मैं पहले तुम्हें मार दूंगा। यहां तक सुनाते सुनाते प्रिया फूट फूट कर रोने लगी। उसके कांपते हाथ उसकी साड़ी को कसकर पकड़े हुए थे। डीसीपी राठौर ने अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश की। कोई बात नहीं बेटी, आगे बताओ, मैं सुन रहा हूं। बाहर बैठे रोहन ने कभी कभी छोटी खिड़की से अंदर झांका। उसकी चिंतित आंखें प्रिया की हर हरकत पर थीं। जब उसे अंतिम छोर पर धकेल दिया गया तो घोर आतंक में प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और रानी की गर्दन में एक बार चाकू घोंप दिया। खून उसके हाथों पर फैल गया और तेज गंध ने उसकी नाक को भर दिया, जिससे वह लगभग बेहोश हो गई। रानी कुछ मिनटों तक छटपटाती रही और फिर शांत हो गई। उस पल प्रिया ने महसूस किया कि उसका एक हिस्सा भी मर गया है। वह खौफ बाद में उसे सताता रहा, उसे कई रातों तक सोने नहीं दिया। जब भी वह अपनी आंखें बंद करती, वह रानी का भयभीत चेहरा देखती। विक्रम ने फिर ठंडेपन से घोषणा की, अब तुम लोग मेरे लोग हो। अगर तुमने एक शब्द भी कहा तो तुम सब मर जाओगे। उन शब्दों ने प्रिया और मीना को निराशा के गहरे गड्ढे में धकेल दिया। उन्होंने उन्हें एक औद्योगिक मांस की चक्की और शक्तिशाली सल्फ्यूरिक एसिड खरीदने के लिए मजबूर किया। उन्होंने उन्हें रानी के शरीर के टुकड़े करने में भाग लेने के लिए मजबूर किया। शरीर के प्रत्येक टुकड़े को छोटा छोटा काटा गया, पीसा गया और फिर एसिड में भिगो दिया गया। जो हिस्सा नहीं घुला, उसे एक बड़ी कड़ाही में उबलते तेल में डालकर नष्ट कर दिया गया। लेकिन विक्रम ने एक गुर्दा अपने पास रख लिया, उसे एक भयानक भाव के साथ फ्रिज में रख दिया, यह कहते हुए कि वह इसे ताकत के लिए रखेगा। प्रिया के बयानों ने डीसीपी राठौर को भी झकझोर कर रख दिया, जो नोट्स ले रहे थे। वह समझ गए कि यह कोई साधारण मामला नहीं है, बल्कि एक जटिल, क्रूर और सबसे बर्बर अपराधों की श्रृंखला है जो वाराणसी में कभी हुई है। उन्होंने धीरे से प्रिया के कंधे पर थपथ पाया और वादा किया, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, सब कुछ की जांच की जाएगी और स्पष्ट किया जाएगा। यह वादा सिर्फ एक घबराई हुई युवा लड़की को आश्वस्त करने के लिए नहीं था, बल्कि खुद के लिए एक संकल्प भी था। चाहे कितना भी बर्बर क्यों न हो, सच्चाई को सामने लाना ही होगा। डीसीपी राठौर के कोमल शब्दों को सुनकर प्रिया ने महसूस किया जैसे उसके ठंडे दिल में गर्मजोशी की एक किरण प्रवेश कर गई हो। उसके दिमाग में बिखरे हुए कहानी के टुकड़े अब एक और पूरी तस्वीर में जुड़ने लगे थे। जब उसने पर्याप्त साहस जुटा लिया तो उसने बिना कुछ छिपाए या टालमटोल किए हर विवरण को और अधिक विस्तार से बताना जारी रखा। यह एक युवा लड़की के, एक शातिर अपराधी के मनोवैज्ञानिक जाल और चालाक युक्तियों में फंसकर टूटने की कहानी थी। उसने उन शुरुआती दिनों के बारे में बताया जब वह वाराणसी शहर आई थी, जहां एक साधारण गांव की लड़की की आंखों में सब कुछ नया और चमकदार था। उसने सड़क के किनारे उन घरों की कतार में एक कमरा किराए पर लिया, जहां दोपहर में वाहनों का शोर झिंगुरों की आवाज में मिल जाता था। उसकी पहली नौकरी एक छोटे गेस्ट हाउस में रिसेप्शनिस्ट की थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां रंगीन रोशनी थी, ग्राहक आते और जाते थे, चापलूसी भरे शब्दों और पैसों से भुगतान करते थे। प्रिया ने सोचा था कि यह केवल एक अस्थायी नौकरी है ताकि वह जीवित रह सके और अपनी बीमार मां के लिए पैसे भेज सके। लेकिन वहीं उसकी मुलाकात मीना से हुई, जो उसकी सबसे करीबी दोस्त बन गई। मीना एक मजबूत लड़की थी जो शहर में रहने की आदी थी। वे बहनें बन गईं, भोजन साझा किया, कर्ज साझा किया और अपनी छोटी तनख्वाह का हर रुपया बचाया। ग्राहकों से मिलते समय प्रिया चुपचाप देखती रहती थी कि कैसे मीना ग्राहकों को खुश करने के लिए चतुराई से बातचीत करती और आकर्षक ढंग से मुस्कुराती थी। कभी कभी वह बस पीछे खड़ी रहती, अपने डर और इस एहसास को दबाती कि वह अपने चुने हुए काम में फंस गई है। फिर एक हल्की बारिश वाली दोपहर, मीना ने कहा कि 2 सुंदर पुरुष एक गेस्ट हाउस खोलने के लिए निवेश करने के लिए उन्हें बुलाने आए हैं। बाहर बारिश की बूंदें टपक रही थीं और किराए के कमरे में इतनी शांति थी कि यह सामान्य लग रहा था। प्रिया ने हमेशा जो आवाजें सुनी थीं, पत्तों की सरसराहट, उसके दिल में कांपते कदमों की आहट, अब जब उसने पहला प्रलोभन सुना तो वे धीरे धीरे शांत हो गईं। जब वह पहली बार विक्रम सिंह और करण सिंह से मिली तो वे चाय पीते हुए विनम्रता से बात कर रहे थे। विक्रम ने एक चमकदार सोने की घड़ी पहनी हुई थी और जब भी प्रिया हिचकिचाती तो उसे पीने के लिए शराब डालता। करण, जो मोटा चश्मा पहनता था, ने उसकी परिस्थितियों और काम के बारे में पूछा और फिर चतुराई से उसे विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित किया। हम बहनें एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगी, एक दूसरे का फायदा नहीं उठाएंगी, उन्होंने गर्मजोशी भरी आवाज में कहा। लेकिन उस पल उनकी सर्द आंखों में प्रिया ने कुछ असहज महसूस किया।
उनका नाटक उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा प्रभावी था। मीना ने उसे एक बचत खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया, यह घोषणा करते हुए कि प्रिया के पास असली पैसा है और वह निवेश कर सकती है। प्रिया, जिसे खुद पर भरोसा नहीं था, ने इसका खंडन करने की हिम्मत नहीं की। फिर एक असावधान क्षण में उसने मीना द्वारा दी गई लस्सी पी ली। उसने कहा, मुझे लगा कि मेरा सिर हल्का हो गया है, चक्कर आ रहा है, और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब वह जागी तो उसने खुद को नग्न और कसकर बंधा हुआ पाया। मंद रोशनी वाले कमरे में विक्रम ने एक चाकू पकड़ रखा था और करण उसके पास खड़ा था। दोनों एक असहाय शिकार को देख रहे शेरों की तरह लग रहे थे। मीना कांपते हुए सिर झुकाए हुए थी। वह जानती थी कि उसकी दोस्त भी इस शैतानी नाटक में फंस गई है। विक्रम ने धमकी दी और उन्होंने प्रिया से रानी को बुलाने के लिए कहा। प्रिया ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। जब उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त को फोन करना पड़ा तो उसका दिल टूट गया। उस पल उसे गांव में अपनी बूढ़ी मां की याद आई, शांत बहती गंगा, उसके साधारण सपने। लेकिन जब रानी आई तो सब कुछ बदल गया। प्रिया के आंसू बहने से पहले ही विक्रम ने रानी पर चाकू तान दिया। अगला दृश्य चीखों, चाकू के वारों और रानी की हैरान आंखों का था। इससे पहले कि वह शांत हो गई, प्रिया ने कहा, जब भी मैं इसके बारे में सोचती हूं, मुझे आज भी चाकू की आवाज उतनी ही साफ सुनाई देती है जितनी कल थी। उसने आगे बताया कि कैसे उन्हें एक औद्योगिक मांस की चक्की खरीदने के लिए मजबूर किया गया। उस आतंक में प्रिया को अभी भी गर्म तेल की कड़ाही, उबलने की आवाज, जलने की गंध और घुटन भरी बदबू की याद है। सब कुछ एक बुरे सपने के भीतर एक बुरा सपना जैसा था। उन्होंने हमें रानी के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने, हर टुकड़े को पीसने, उसे एसिड में भिगोने और जो नहीं घुलता उसे तेल की कड़ाही में डालने के लिए मजबूर किया। गुर्दा अलग रखा गया था। विक्रम ने कहा कि यह ताकत के लिए है। मैं मना नहीं कर सकती थी, वरना हम दोनों मर जाते। उसके बयान ने पूरे कमरे को खामोश कर दिया। डीसीपी राठौर को अपनी भावनाओं पर काबू पाना पड़ा ताकि उनके आंसू लड़की को और न डरा दें। जानकारी का हर टुकड़ा एक चाकू की तरह यादों में चुभ रहा था। डीसीपी राठौर ने धीरे से और विवरण पूछे, समय, स्थान और कार्यों को स्पष्ट करने के लिए कदम दर कदम आगे बढ़े। प्रिया ने जवाब दिया, हालांकि हर शब्द आंसू की तरह बह रहा था। बाहर रोहन भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। इस हिस्से का अंत डीसीपी राठौर के वादे के साथ हुआ। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, सब कुछ दर्ज किया जाएगा, सबको पता चलेगा कि तुमने सच बोलने की कितनी हिम्मत दिखाई है। प्रिया ने यह सुना और महसूस किया कि उसकी छाती थोड़ी हल्की हो गई है। हालांकि वह जानती थी कि आगे का रास्ता अभी भी कांटों भरा है। उसने एक कमजोर लेकिन सच्ची कृतज्ञता व्यक्त की। उस रात जब प्रिया शर्मा ने वाराणसी पुलिस थाने को छोड़ा तो आसमान अभी भी उमस भरा था, लेकिन उसके दिल में थोड़ी राहत थी। रोहन गेट के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। उसके आलिंगन ने उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे एक अनुस्मारक हो। तुमने सही काम किया है, अब सब कुछ अलग होगा। फिर भी वे दोनों जानते थे कि तूफान अभी शुरू ही हुआ था। न्याय पाने की यात्रा अभी भी खतरों से भरी थी। इसके तुरंत बाद एक आपातकालीन बैठक में डीसीपी राठौर ने विशेष जांच दल के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। सफेद नियॉन रोशनी अनुभवी अधिकारियों के तनावपूर्ण चेहरों पर चमक रही थी। उन्होंने प्रिया के बयान का सारांश सुना, जिसे इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने प्रस्तुत किया था। शरीर के टुकड़े करना, मांस पीसना, तेल में उबालना, लाश को ठिकाने लगाना और अंगों को रखना, इन बर्बर विवरणों ने उन लोगों को भी कंपा दिया जिन्होंने कई क्रूर अपराध देखे थे। डीसीपी राठौर ने जोर देकर कहा कि यह एक अत्यंत गंभीर मामला है जिसकी वाराणसी में कोई मिसाल नहीं है। उन्होंने गवाह की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने और संदिग्धों की पहचान, सत्यापन और गिरफ्तारी के लिए तुरंत जांच के उपाय शुरू करने का आदेश दिया। निर्देश उसी रात जारी किए गए। एक टीम को वाराणसी के पुराने बाजार क्षेत्र के आसपास के रासायनिक दुकानों और मशीनरी की दुकानों की जांच के लिए भेजा गया। किराए के घरों के परिसरों की जांच की गई, खासकर उन जगहों पर जहां दोनों भाई विक्रम और करण सिंह अक्सर आते जाते थे। साथ ही संदिग्धों की गतिविधियों पर गुप्त रूप से नजर रखी गई। श्री बनवारी लाल, वाराणसी के पुराने बाजार में एक लंबे समय से रासायनिक दुकान के मालिक, को उसी रात पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने तुरंत पुष्टि की, हाँ साहब, कुछ दिन पहले 2 युवक आए थे। वे बड़ी मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड खरीदना चाहते थे, यह कहते हुए कि यह एक कपड़ा रंगाई कारखाने के लिए है। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि केवल बड़े कारखाने ही इतनी मात्रा का उपयोग करते हैं, लेकिन उन्होंने नकद भुगतान किया, इसलिए मैंने और कुछ नहीं पूछा। यह विवरण प्रिया के बयान से पूरी तरह मेल खाता था, जिससे जांच दल का विश्वास और बढ़ गया। साथ ही
वाराणसी पुलिस ने गुप्त रूप से मकान मालिकों को दोनों संदिग्धों की पहचान की विशेषताओं के बारे में सूचित किया और उनसे अनुरोध किया कि यदि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि वाले अजनबियों को देखें तो तुरंत रिपोर्ट करें। पूरा शहर तनावपूर्ण माहौल में डूब गया। हर जगह फुसफुसाहट और चर्चाएं हो रही थीं। लेकिन उस जनमत के तूफान के बीच एक कांपती हुई आवाज फोन पर गूंजी, मीना की। अगली सुबह प्रिया को मीना का फोन आया। लाइन के दूसरी तरफ मीना की आवाज बैठी हुई थी। प्रिया, मैं बहुत डरी हुई हूं। उन्होंने कहा कि अगर हमने अपना मुंह खोला तो वे हमारे पूरे परिवार को मार देंगे। क्या तुमने पुलिस को कुछ बताया है? प्रिया ने धीरे से फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन दृढ़ थी। मीना, अगर हम नहीं बोलेंगे तो वे और भी लोगों को मार देंगे। पुलिस ने हमारी रक्षा करने का वादा किया है। डरो मत, हमें उन पर विश्वास करना होगा। लेकिन प्रिया मीना के डर को समझती थी। जब किसी ने अंधेरे का अनुभव किया हो तो रोशनी में विश्वास करना बहुत नाजुक हो जाता है। इस बीच वाराणसी पुलिस ने एक तत्काल गिरफ्तारी योजना शुरू की। प्रिया को विक्रम और करण के साथ सामान्य संपर्क बनाए रखने के लिए कहा गया। हर आने वाली कॉल को गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया गया और बारीकी से निगरानी की गई। सादे कपड़ों में जासूस उस किराए के घर के आसपास छिपे हुए थे जहां प्रिया रह रही थी, किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए तैयार थे। उस रात हल्की हल्की बारिश हो रही थी और एक पुराने पीपल के पेड़ से बहने वाली हवा एक अजीब ठंडक ला रही थी। अपने छोटे किराए के कमरे में प्रिया खिड़की के पास बैठी थी। उसकी आंखें तनाव से बाहर देख रही थीं। रोहन उसके पास चुपचाप बैठा था, लेकिन जब भी प्रिया को जरूरत होती उसके हाथ हमेशा प्रिया का हाथ कसकर पकड़ने के लिए तैयार थे। मेज पर रखा फोन बजा, जिस पर विक्रम का नंबर दिख रहा था। विक्रम की आवाज हमेशा की तरह ठंडी थी। आज रात पैसे तैयार रखना, मैं और मेरा भाई लेने आएंगे। याद रखना, कोई चालाकी नहीं, वरना तुम मर जाओगी। प्रिया ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे पता है विक्रम भाई, मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगी। लेकिन जैसे ही उसने फोन काटा उसने तुरंत पुलिस को सूचित कर दिया। घेराबंदी की योजना तुरंत सक्रिय हो गई। सादे कपड़ों में जासूसों ने अपनी स्थिति ले ली। हल्की बारिश में अधिकारियों की छायाएं छोटी गलियों में फैल गईं। किराए के घर को पूरी तरह से घेर लिया। सभी की निगाहें कमरा नंबर 7 के दरवाजे पर थीं, जहां प्रिया डर और दृढ़ संकल्प की मिश्रित भावनाओं के साथ इंतजार कर रही थी। नियत समय पर विक्रम और करण पहुंचे। वे तुरंत अंदर नहीं गए, बल्कि बाहर खड़े होकर अत्यधिक सतर्कता से देखने लगे। प्रिया, जैसा कि पहले से तय था, ने डरते हुए लेकिन शांत रहने की कोशिश करते हुए दरवाजा खोला। जैसे ही दोनों कमरे में दाखिल हुए, संकेत दे दिया गया। एक पल में जासूसों की टीमें एक साथ टूट पड़ीं। उन्होंने विक्रम और करण को काबू में कर लिया, जो पूरी तरह से हैरान थे। चीखें, दौड़ते कदमों की आवाज और पुलिस वाहनों के सायरन की आवाज ने पूरी गली को हिला दिया। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद सब कुछ फिर से शांत हो गया। केवल आस पास के निवासियों की जिज्ञासु और तनावपूर्ण निगाहें बची थीं। विक्रम और करण को हथकड़ी लगाकर वाराणसी पुलिस थाने ले जाया गया। उनके सिर झुके हुए थे। प्रिया के लिए यह केवल शुरुआत थी। वह किराए के कमरे के फर्श पर बैठ गई, अपना चेहरा ढंक कर फूट फूट कर रोने लगी। रोहन ने झुककर प्रिया को गले लगाया और फुसफुसाया, तुमने सही किया। आगे चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। बाहर बारिश मूसलाधार हो रही थी। उसकी बूंदें छत पर जोर जोर से गिर रही थीं, जैसे कि उन दिनों के संचित दर्द को धो रही हों। उसी समय पुलिस थाने में माहौल ऊर्जा से भर गया। आपराधिक अधिकारी, जांचकर्ता और क्लर्क सभी प्रारंभिक फाइलों को पूरा करने के लिए तेजी से काम कर रहे थे। एक कठिन लेकिन आशाजनक जांच यात्रा की तैयारी कर रहे थे। वे जानते थे कि एक युवा लड़की के साहस के कारण उन्होंने इस शांतिपूर्ण भूमि पर अब तक के सबसे बर्बर आपराधिक गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए सबसे बड़ी सफलता हासिल की थी। वाराणसी पुलिस थाने में विक्रम और करण सिंह की सफल गिरफ्तारी के बाद पूरी इकाई एक तत्काल लेकिन भारी माहौल में डूब गई। गलियारों में कदमों की आवाजें गूंज रही थीं और मामले की फाइलें एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रही थीं। तेजी से रिपोर्टें टाइप की जा रही थीं और प्रांत के विभिन्न हिस्सों से फोन कॉल आ रहे थे। अनुभवी अधिकारी, जिन्होंने कई हत्या के मामले देखे थे, अब इस मामले की भयावहता के सामने अपना तनाव नहीं छिपा पा रहे थे। हिरासत कक्ष में विक्रम चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखें आधी बंद थीं, जैसे वह कुछ सोच रहा हो। छत की रोशनी उसके ठंडे और बेपरवाह चेहरे पर पड़ रही थी। लेकिन उसके बगल में करण पूरी तरह से अलग था। उसने अपना सिर मेज पर टिका दिया था। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे और उसका पीला चेहरा उसके डर को नहीं छिपा पा रहा था। कभी कभी
करण पूछताछ कक्ष के दरवाजे की ओर देखता, उसकी आंखें जैसे किसी चमत्कार की उम्मीद कर रही हों जो उसे कानून के चंगुल से बचा सके। इस बीच गवाहों के लिए एक अलग कमरे में प्रिया अभी भी सदमे में थी। उसके हाथ ठंडे थे और पसीना आ रहा था। हालांकि बाहर अभी भी हल्की बारिश हो रही थी और हवा ठंडी थी। रोहन उसके पास बैठा था। उसकी आंखें प्रिया से एक पल के लिए भी नहीं हटी थीं। वह चुपचाप उसका हाथ थामे हुए था, कभी कभी उसे साहस और विश्वास देने के लिए धीरे से दबाता। जांच दल, जिसमें इंस्पेक्टर राजेश कुमार, डीसीपी राठौर और एक महिला अधिकारी शामिल थे, देख रहे थे। वे सभी प्रिया जैसी गवाह की मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझते थे, जो एक ही समय में पीड़ित और अपराध में भाग लेने के लिए मजबूर की गई थी। उन्होंने प्रिया को शांत होने का समय दिया। थोड़ी देर बाद मीना को भी थाने बुलाया गया। उसके कदम कांप रहे थे और उसकी आंखें घबराई हुई थीं। शुरू में मीना टालमटोल करती रही और बचने की कोशिश करती रही, लेकिन जब उसने सुना कि प्रिया ने सब कुछ कबूल कर लिया है और पुलिस ने सुरक्षा का वादा किया है, तो वह फूट फूट कर रोने लगी। मीना के आंसू न केवल प्रतिशोध के डर के थे, बल्कि इस अपराधबोध के भी थे कि उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को इस खतरनाक, बिना किसी निकास वाले जाल में खींच लिया था। जब सभी शांत हो गए तो आमना सामना शुरू हुआ। विक्रम ने एक बेपरवाह रवैया बनाए रखा, संक्षिप्त जवाब दिए और पूछे जाने पर एक चुनौतीपूर्ण रवैया भी दिखाया। लेकिन जैसे जैसे सबूत स्पष्ट होते गए, सल्फ्यूरिक एसिड की खरीद की रसीदें, रासायनिक दुकान के मालिक का बयान, प्रिया और मीना के बयान और वाराणसी के बाजार के आसपास के कैमरों की फुटेज, उसकी कहानी में दरारें दिखाई देने लगीं। खासकर जब प्रिया ने फ्रिज में रखे मानव गुर्दे और पीड़ित के शरीर को ठिकाने लगाने की पूरी प्रक्रिया का उल्लेख किया, तो विक्रम के चेहरे का भाव बदल गया। उसकी आंखें काली पड़ गईं और फिर उसने अपना सिर झुका लिया और चुप हो गया। विक्रम के विपरीत करण कमजोर था। उसका मनोबल जल्दी टूट गया। कुछ ही घंटों की पूछताछ के बाद भारी दबाव में करण फूट फूट कर रोने लगा और पूरी सच्चाई कबूल कर ली। मैंने बस अपने बड़े भाई की बात मानी। हमारा इरादा पैसे लूटना था। हमें नहीं पता था कि चीजें इतनी बुरी हो जाएंगी। मुझे माफ कर दो, उसने कहा। उसने अपने और विक्रम के हर कदम का विस्तार से वर्णन किया। कैसे वे विभिन्न प्रांतों में घूमे, कैसे उन्होंने गेस्ट हाउस में लड़कियों को फंसाने की योजना बनाई, कैसे उन्होंने जाल बिछाया, उन्हें काबू में किया, उनकी हत्या की और फिर शरीर को ठिकाने लगाया। जब ये कबूलनामे गूंजे तो पूछताछ कक्ष में हवा जम गई। अनुभवी जांच अधिकारी भी विक्रम और करण भाइयों की क्रूरता और ठंडेपन से कांप गए। हर उजागर विवरण प्रिया और मीना के पिछले बयानों से मेल खाता था, धीरे धीरे खून और आंसू की एक पूरी तस्वीर को जोड़ता था। उसी रात एक टीम को उन किराए के घरों में अपराध स्थल की जांच के लिए भेजा गया जहां विक्रम और करण रुके थे। हर निशान, हर छोटा सुराग सावधानी से इकट्ठा किया गया। सीमेंट के फर्श पर एसिड के फीके पड़े धब्बे, हवा में रसायनों की तीखी गंध, बाथरूम के कोने में छिपे खून से स्ने प्लास्टिक के थैले, जली हुई बड़ी कड़ाही और खासकर फ्रिज जिसमें अभी भी संदिग्ध निशान थे। सभी सबूतों को सावधानी से सील कर दिया गया और जांच के लिए फॉरेंसिक केंद्र भेज दिया गया। पुलिस थाने में माहौल और भी तत्काल हो गया। हर अधिकारी मामले के महत्व को समझता था, क्योंकि उस कबूलनामे के पीछे और भी अज्ञात पीड़ित हो सकते थे जो अभी तक नहीं मिले थे। उसी समय वाराणसी पुलिस ने लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज जैसे पड़ोसी जिलों की पुलिस इकाइयों के साथ सहयोग किया ताकि असामान्य गुमशुदगी के मामलों की फाइलों की समीक्षा की जा सके। उन युवा लड़कियों की एक सूची बनाई गई जो काम के लिए शहर आई थीं, और फिर अचानक संपर्क टूट गया था और इसे गवाहों और सुरागों की तलाश में हर पुलिस स्टेशन और गांव में भेजा गया। घनी आबादी वाले श्रमिक क्षेत्रों में, विशेष रूप से वाराणसी के बाजार, किराए के घरों और गेस्ट हाउस के आसपास लगातार सामुदायिक बैठकें आयोजित की गईं। स्थानीय अधिकारियों ने निवासियों को सतर्क रहने की याद दिलाई, अजनबियों पर आसानी से भरोसा न करने की, खासकर आकर्षक निवेश प्रस्तावों या आकर्षक निमंत्रणों के सामने। जिन माताओं की बेटियां शहर में काम करने गई थीं, वे और भी चिंतित हो गईं। कई लोग पुलिस थाने आए, अपनी बेटियों, भतीजियों या दोस्तों की तस्वीरें लेकर, किसी भी जानकारी की उम्मीद में। हर लाल आंख, हर थका हुआ चेहरा, हर अस्थायी वेदी पर जलाई गई अगरबत्ती, सब मिलकर एक दुखद तस्वीर बना रहे थे। उस जनमत के तूफान के बीच प्रिया ध्यान का केंद्र बन गई। हालांकि वह केवल एक सामान्य जीवन में लौटना चाहती थी। कई दिनों की पूछताछ और आमना सामना के बाद प्रिया को कड़ी सुरक्षा के तहत घर पर आराम करने की अनुमति दी गई। रोहन हमेशा उसकी तरफ था, उसे प्रोत्साहित करता था, चुपचाप उसका सबसे मजबूत भावनात्मक सहारा बन गया। कई रातें
प्रिया खिड़की के पास अकेली बैठती, गंगा के शांत बहते पानी को देखती और सोचती कि ये भयानक यादें उसे कब छोड़ेंगी। एक दिन इंस्पेक्टर राजेश कुमार उससे मिलने आए, एक छोटा सा फलों का थैला लेकर। उन्होंने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। मैं जानता हूं कि यह एक लंबी लड़ाई होगी, लेकिन तुम पहले से ही कई लोगों से ज्यादा बहादुर हो। विश्वास रखो, न्याय जल्द ही होगा। यह सुनकर प्रिया के आंसू चुपचाप बहने लगे। वह जानती थी कि आगे की यात्रा लंबी है, जिसमें उसे न्याय, जनता की राय और अपने ही विवेक का सामना करना है। कई दिनों की गहन जांच और पूछताछ के बाद वाराणसी पुलिस ने तेजी से मामला तैयार किया और मुकदमे की सुनवाई की तैयारी की। इस भयानक अपराध की खबर तेजी से पूरे वाराणसी और आसपास के जिलों में फैल गई। हर गली, हर बाजार, हर चाय की दुकान पर लोग एसिड में शरीर को ठिकाने लगाने और रहस्यमय तरीके से गायब हुई युवा लड़कियों के बारे में बात कर रहे थे। हर कोई विक्रम और करण सिंह भाइयों की बर्बरता और ठंडेपन से स्तब्ध था। इस बीच पीड़ितों के परिवार एक एक करके पुलिस थाने आने लगे। वे पुरानी तस्वीरें और अधूरे पते लेकर आए, उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें अपने प्रियजनों के बारे में कोई जानकारी मिलेगी जो लंबे समय से लापता थे। आगंतुक कक्ष हमेशा दर्द से भरा रहता था। लाल आंखें, कांपती आवाजें, लंबी सांसें और दबी हुई सिसकियां, इन सब ने जांच अधिकारियों को मामले को पूरी तरह से स्पष्ट करने और उन परिवारों को न्याय दिलाने के लिए और भी दृढ़ बना दिया, जिन्होंने अपनी बेटियां, भतीजियां या बहनें खो दी थीं। प्रिया को नए सुरागों के साथ अपने बयान का मिलान करने के लिए कई बार बुलाया गया। हर बार जब वह पुलिस थाने में कदम रखती तो उसका दिल दुखता, न केवल भयावह यादों के कारण बल्कि पीड़ितों के परिवारों का सामना करने के अपराधबोध के कारण भी। कभी कभी वह भाग जाना चाहती थी, उस शांतिपूर्ण अतीत में लौटना चाहती थी जब वह सिर्फ एक छोटी दर्जी थी जो अपनी बूढ़ी माँ और रोहन के साथ चुपचाप रहती थी। लेकिन भाग्य ने उसे इस क्रूर चक्रव्यूह में खींच लिया था, उसे सामना करने और अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए मजबूर किया था। उस पूरे समय रोहन चुपचाप उसकी तरफ था। वह चुपचाप थाने के गेट के बाहर प्रिया का इंतजार करता। उसे एक लंच बॉक्स, एक पानी की बोतल या बस सड़क के किनारे से तोड़ा हुआ एक जंगली फूल देता। ये छोटी छोटी बातें एक बड़ी प्रेरणा बन गईं, जिससे प्रिया को लंबी और तनावपूर्ण पूछताछ से गुजरने की ताकत मिली। कभी कभी उसके साधारण शब्द, मुझे तुम पर विश्वास है, एक दिन तुम फिर से वैसे ही मुस्कुराओगी जैसे पहले मुस्कुराती थी, उसे आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त साहस देते थे। इस बीच पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया, मामले में बची हुई कड़ियों का पता लगाया, खासकर उन गेस्ट हाउस मालिकों का जिन्होंने विक्रम और करण की मदद की थी या संदिग्ध संकेतों को नजरअंदाज कर दिया था। कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। कुछ रोए और दावा किया कि वे कुछ नहीं जानते थे। कुछ ने ईमानदारी से कबूल किया कि उन्होंने क्या देखा था, लेकिन उलझने के डर से चुप रहे थे। पूरे क्षेत्र में सामुदायिक बैठकें भी आयोजित की गईं। गांव और वार्ड के अधिकारियों ने लोगों को सतर्क रहने की याद दिलाई, आकर्षक प्रस्तावों और आसानी से पैसा कमाने के अवसरों पर आसानी से विश्वास न करने की। विशेष रूप से जिन माताओं की बेटियां दूर काम कर रही थीं, उन्हें और अधिक ध्यान देने, नियमित संपर्क बनाए रखने और अपने बच्चों को दोस्त बनाते समय सावधान रहने की सलाह दी गई। वाराणसी में माहौल धीरे धीरे शांत हो गया, लेकिन मामले की गूंज लोगों के मन में एक पतले धुएं की तरह बनी रही। कई गरीब परिवार और भी चिंतित और सतर्क हो गए, खासकर वे जिनकी बेटियां रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम कर रही थीं, देर रात की पाली में काम कर रही थीं या घर से दूर मजदूरी कर रही थीं। प्रिया और मीना की कहानी एक महंगी सीख बन गई, जिसके बारे में हर कोई बात करता था, न केवल गपशप करने के लिए बल्कि खुद को और अपनी संतानों को धोखे से भरे समाज में खुद को बचाने के लिए याद दिलाने के लिए। जहां तक प्रिया का सवाल है, कई दिनों की पूछताछ के बाद उसे अंततः पुलिस द्वारा घर लौटने की अनुमति दी गई, जहां वह गुप्त निगरानी और सुरक्षा में रही। शाम को गंगा के किनारे चांदनी में दो लोग चुपचाप बैठे थे। रोहन ने प्रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया और धीरे से कहा, तुमने सही किया, चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रिया चुप रही, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसके दिल में थोड़ी राहत थी, लेकिन आने वाले दिनों के बारे में चिंता भी थी। शहर के एक और कोने में इंस्पेक्टर राजेश कुमार अपने घर के बरामदे में बैठे थे, गर्म चाय की चुस्की ले रहे थे और उन सभी चीजों के बारे में सोच रहे थे जो उन्होंने देखी थीं। रोंगटे खड़े कर देने वाले बयान, पश्चाताप के आंसू और गवाहों के दिलों में पीड़ा के क्षण। लेकिन सबसे बढ़कर उन्हें अब भी विश्वास था कि न्याय इस भूमि पर फिर से चमकेगा और ईमानदार लोगों के लिए शांति बहाल करेगा।
अंत में मुकदमे का दिन आ गया। सुबह सुबह वाराणसी और आसपास के जिलों के सैकड़ों लोग जिला न्यायालय के गेट के बाहर जमा हो गए। सीढ़ियों और सड़क के किनारे पेड़ों के नीचे भीड़ लगा रहे थे। सुबह का मौसम उमस भरा और तनावपूर्ण था, जिसमें जिज्ञासा, आक्रोश, दुहक और उन लोगों के लिए सहानुभूति की मिश्रित भावनाएं थीं जो हमेशा के लिए चले गए थे। प्रिया को कड़ी सुरक्षा के साथ अदालत में लाया गया। उस दिन उसने एक हल्के रंग का सलवार कमीज पहना हुआ था। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन कई दिनों तक खुद से लड़ने के बाद उसकी आंखों में अधिक दृढ़ता थी। अदालत कक्ष में उसका हर कदम भारी था, लेकिन जब भी वह पीछे की सीटों की ओर मुड़ती तो वह रोहन को वहां बैठा हुआ देखती, जो उसे प्यार और प्रोत्साहन की नजरों से देख रहा था। बस उसे एक नजर से प्रिया ने खुद से कहा कि उसे इसका सामना करना होगा, उसे हार नहीं माननी होगी। मीना भी अदालत में मौजूद थी, अपनी बूढ़ी मां के बगल में बैठी थी, जिसके बाल अपनी बेटी की चिंता में सफेद हो गए थे। जांच और मुकदमे के दौरान मीना ने हमेशा ईमानदारी से कबूल किया, पुलिस के साथ सहयोग किया, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने और हुए नुकसान को कुछ हद तक कम करने की उम्मीद में। हालांकि वह अपराधबोध से ग्रस्त थी, वह समझती थी कि शांति पाने का यही एकमात्र तरीका है। दोनों भाइयों विक्रम और करण सिंह को अदालत कक्ष में लाया गया। भीड़ में फुसफुसाहट गूंज उठी। विक्रम अब पहले जैसा ठंडा नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें खोई हुई थीं और उसका चेहरा महीनों की हिरासत और जांच के बाद थका हुआ और पीला था। करण ने अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखें चारों ओर ऐसे देख रही थीं जैसे वह हर किसी की कठोर नजरों से छिपने की जगह ढूंढ रहा हो। मुकदमा एक लंबे आरोप पत्र को पढ़ने के साथ शुरू हुआ। दोनों प्रतिवादियों के हर बर्बर कृत्य का विस्तार से वर्णन किया गया, जिससे कई दर्शक अपने आंसू नहीं रोक पाए। जिन माताओं ने अपनी बेटियां खो दी थीं, उनकी दबी हुई सिसकियां गूंज उठीं। कुछ ने अपने रिश्तेदारों के कंधों पर सिर रखकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। अदालत कक्ष का माहौल इतना भारी और घुटन भरा हो गया कि हर कोई केवल धीरे धीरे सांस लेने की हिम्मत कर रहा था। जब वकीलों और अभियोजन पक्ष के प्रतिनिधि की जिरह करने की बारी आई तो विक्रम ने शुरू में एक बेपरवाह रवैया बनाए रखा। उसने संक्षिप्त और असहयोगी जवाब दिए, लेकिन जैसे जैसे उसने पीड़ितों के नाम और उन भयानक अपराधों के विवरण सुने जो उसने किए थे, उसके आंसू बहने लगे। करण लगातार कांप रहा था, केवल माफी मांगता रहा और दावा करता रहा कि उसे उसके भाई ने बहकाया था, लेकिन अंत में वह अपने अपराध से बच नहीं सका। जब प्रिया और मीना की गवाही देने की बारी आई तो पूरा कमरा खामोश हो गया। प्रिया की आवाज स्थिर थी, उसने कुछ भी नहीं छिपाया। लेकिन जब उसने रानी की हत्या के लिए मजबूर किए जाने के क्षण का वर्णन किया तो उसकी आवाज भर्रा गई और आंसू चुपचाप उसके गालों पर बहने लगे। अगर उस समय मैंने विरोध करने की हिम्मत की होती, अगर मैं पर्याप्त रूप से सचेत होती, तो शायद चीजें इतनी बुरी नहीं होती, उसने कहा। उन शब्दों ने पूरे अदालत कक्ष को खामोश कर दिया। केवल छत के पंखे की धीमी गति और दर्शकों की लंबी सांसें सुनाई दे रही थीं। मीना भी रोई जब उसने बताया कि कैसे उसे लालच दिया गया और फिर डर के मारे उसने आंखें बंद कर लीं, केवल अपनी जान बचाने की उम्मीद में। उसने अपना सिर झुकाकर अपनी गलती स्वीकार की और कानून से उसकी मजबूर और धमकी भरी परिस्थितियों पर विचार करने की उम्मीद की, साथ ही सच्चा पश्चाताप भी व्यक्त किया। बहस समाप्त होने के बाद अभियोजन पक्ष के प्रतिनिधि ने विक्रम और करण सिंह के लिए उनके विशेष रूप से गंभीर अपराधों के लिए सजा, मृत्युदंड की सिफारिश की। साथ ही अभियोजन पक्ष ने अदालत से प्रिया और मीना के लिए कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार करने का अनुरोध किया, क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से कबूल किया, मामले को सुलझाने में सहयोग किया, कई अन्य लोगों को बचाया और वे भी मजबूर की गई पीड़ित थीं। उस सिफारिश ने पूरे अदालत कक्ष को खामोश कर दिया। हर कोई समझता था कि अपराध और करुणा के बीच की रेखा कभी कभी बहुत पतली होती है। लोग बर्बर अपराधों पर क्रोधित थे, लेकिन उन लोगों के लिए भी दुखी थे जिन्हें त्रासदी में धकेल दिया गया था। अंत में अदालत ने अपना फैसला सुनाया। विक्रम और करण सिंह को उनके क्रूर अपराधों के लिए मृत्युदंड की सजा सुनाई गई और पीड़ितों के परिवारों को भावनात्मक और भौतिक नुकसान के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया गया। मीना और प्रिया को एक निश्चित अवधि के लिए जेल की सजा सुनाई गई। जांच में सहयोग और ईमानदारी से कबूल करने के कारण उनकी सजा कम कर दी गई। अदालत कक्ष से बाहर निकलते समय प्रिया ने नीले आकाश की ओर देखा। उसके दिल को कुछ बोझ से मुक्त महसूस हुआ। रोहन बाहर इंतजार कर रहा था। वह आगे बढ़ा और उसका हाथ लंबे समय तक थामे रहा। उसकी आंखें गर्म थीं, बिना किसी दोषारोपण के, केवल सहानुभूति और प्रोत्साहन के साथ। मीना भी अपनी बूढ़ी मां की बाहों में फूट फूट कर रोई, माफी के शब्द फुसफुसाए। अदालत कक्ष के आसपास कहीं
पीड़ितों के रिश्तेदार अभी भी अपनी बेटियों की तस्वीरें पकड़े हुए थे। उनकी आंखें दुहक से भरी थीं, लेकिन अब शांत थीं, क्योंकि अंत में न्याय हो गया था। अब उनकी आत्माएं शांति से आराम कर सकती थीं। वापस जाते समय प्रिया चुपचाप उन सभी चीजों के बारे में सोच रही थी जो बीत चुकी थीं। तूफान, अपराध, अपराधबोध, वे सभी अंततः पीछे रह जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने सामना करने की हिम्मत की थी, रसातल से उठने की हिम्मत की थी। यह सबसे कीमती चीज थी जिसे वह अपने लिए रख सकती थी। तनावपूर्ण मुकदमे के बाद वाराणसी में जीवन धीरे धीरे अपनी सामान्य लय में लौट आया, लेकिन मामले की गूंज गहरी बनी रही। प्रिया, मीना, विक्रम सिंह और करण सिंह के नाम सड़क के किनारे की कहानियों, चाय की दुकानों और बाजारों में चर्चा का विषय बन गए। यहां तक कि कक्षाओं में भी वह कहानी न केवल अपराध के भयानक और बर्बर विवरण लेकर आई, बल्कि सतर्कता, सावधानी और सच्चाई का सामना करने के साहस के बारे में एक दर्दनाक सबक भी लेकर आई। प्रिया को सजा कम होने के बावजूद एक सुधार गृह में एक छोटी अवधि की सजा काटनी पड़ी। जेल में शुरुआती दिनों में उसे सोने में कठिनाई हुई। वह अक्सर रानी की छवि के सपने देखती, अपनी बूढ़ी मां की पुकार सुनती और रोहन की दर्द भरी आंखों को देखती। रात में प्रिया उठ जाती, उसके आंसू तकिए को भिगो देते और वह अपना चेहरा ढंककर चुपचाप रोती। लेकिन सुधार गृह में श्रम करते हुए उसने कई अन्य भटकी हुई आत्माओं से मुलाकात की। वे भी कभी आवेगी थीं, निराशा की कगार पर धकेल दी गई थीं और कमजोरी के कारण गिर गई थीं। उन सरल लेकिन सच्ची कहानियों ने प्रिया को यह महसूस करने में मदद की कि कोई भी बुरा पैदा नहीं होता है, बस जीवन कभी कभी बहुत कठोर होता है, लोगों को उनके अंतिम छोर पर धकेल देता है। उन बातचीत, सामूहिक श्रम और दोपहर के भोजन के दौरान साझा किए गए क्षणों ने प्रिया को उसके अपराधबोध को कम करने में मदद की, अतीत को स्वीकार करना सीखा और भविष्य की ओर देखना शुरू किया। रोहन हर हफ्ते प्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए नियमित रूप से पत्र भेजता था। हर पत्र में वह उसे गांव में उसकी बूढ़ी मां, खेतों, गांव और मामले के समाप्त होने के बाद हुए बदलावों के बारे में बताता था। प्यार और आशा से भरे शब्द, मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तूफान के बाद आसमान फिर से साफ हो जाएगा। तुम्हें बस मजबूत रहने और यह विश्वास करने की जरूरत है कि तुम माफी के लायक हो। हर पत्र ने उसे अपनी प्रायश्चित की यात्रा पर ताकत दी। एक बार सुधार गृह ने जीवन मूल्यों पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। प्रिया को अपनी कहानी साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दृढ़ थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन दृढ़ संकल्प से भरी थीं। उसने अपने भटके हुए दिनों, डर, पीड़ा और सच्चाई के पक्ष में खड़े होने के निर्णायक क्षण के बारे में बात की। मैं कोई आदर्श इंसान नहीं हूं, मैं कमजोर रही हूं, मैंने गलतियां की हैं, लेकिन अगर मुझे फिर से चुनने का मौका मिले तो मैं फिर भी सामना करने की हिम्मत करूंगी, क्योंकि केवल सच्चाई ही मुझे और दूसरों को त्रासदी से बचा सकती है। उन शब्दों ने जेल में कई बहनों के दिलों को छू लिया। कार्यशाला के बाद एक महिला ने प्रिया का हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, धन्यवाद कि तुमने यह कहने की हिम्मत की। मैंने सोचा था कि वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन तुम्हें सुनने के बाद मुझे विश्वास है कि मैं भी बदल सकती हूं। उन भटके हुए लोगों की सच्ची मुस्कान और अब साफ आंखें प्रिया के लिए सबसे बड़ी सांत्वना थीं। अपने गृहनगर में प्रिया की मां धीरे धीरे अपने दुहक से उबर गईं। पड़ोसियों और रोहन के प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। हर बार जब उन्हें अपनी बेटी का पत्र मिलता तो वह अपने आंसू पोंछती, अपनी बेटी की सलामती के लिए प्रार्थना करती और उम्मीद करती कि एक दिन प्रिया वापस आएगी और नए सिरे से शुरुआत करेगी। इस बीच मीना अपनी सजा पूरी करने के बाद अपनी बूढ़ी मां की देखभाल के लिए अपने गांव में रहने का फैसला किया और शहर वापस नहीं लौटी। उसने एक छोटी सी सिलाई की दुकान खोली, एक शांत और सरल जीवन जिया और कभी कभी दुर्भाग्यशाली पीड़ितों और अपनी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए मंदिर जाती थी। सुधार गृह से रिहा होने के बाद जिस दिन प्रिया अपने गांव लौटी, वाराणसी का आसमान नीला था और नदी से ठंडी हवा बह रही थी। रोहन ने अपना वादा निभाया और सुबह से ही जेल के गेट के पास एक पुराने गुलमोहर के पेड़ के नीचे इंतजार कर रहा था। जब उसने प्रिया को अपने हाथ में एक छोटे से बैग के साथ बाहर आते देखा तो वह दौड़कर उसे गले लगा लिया। कोई दोषारोपण नहीं, अतीत के बारे में कोई सवाल नहीं, बस एक कसकर आलिंगन, गर्म आंखें और खुशी के आंसू। घर वापसी पर स्वागत है प्रिया, चलो घर चलें। उसकी आवाज भर्रा गई थी, लेकिन प्यार से भरी थी। नदी के किनारे छोटे से घर में लौटकर प्रिया की मां ने कांपते हुए अपनी बेटी को गले लगा लिया। बूढ़े आंसू उसके झुर्रियों वाले गालों पर बह रहे थे। तुम वापस आ गई,
मेरी बेटी, मैंने तुम्हारा बहुत लंबा इंतजार किया, वह सिसकते हुए बोली। उसकी पतली लेकिन गर्म बाहों ने प्रिया को घेर लिया। उस छोटी लड़की के दिल में बसे अपराधबोध को मिटा दिया। अपने पुराने पड़ोस में शुरुआती दिनों में प्रिया को कई संदिग्ध नजरों और पीठ पीछे की फुसफुसाहटों का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने उससे परहेज किया, कुछ चुपचाप मुड़ गए। लेकिन अपनी मेहनत और ईमानदारी से प्रिया ने धीरे धीरे पड़ोसियों का विश्वास वापस जीत लिया। उसने सिलाई का काम लिया, बाजार में अपनी मां की सब्जी बेचने में मदद की और बिना किसी हिचकिचाहट के आस पास के सभी की मदद की। एक बार पड़ोस की एक बूढ़ी औरत अपने कपड़े ठीक करवाने के लिए प्रिया के पास लाई। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है बेटी, लेकिन तुम्हें इतनी मेहनत करते देखकर मुझे अब तुम पर विश्वास है। जो कोई अपनी गलती मानकर उसे सुधारता है, वह वास्तव में कीमती होता है। उन सरल प्रोत्साहन के शब्दों ने एक आध्यात्मिक दवा की तरह काम किया, जिससे प्रिया को और भी अधिक ताकत मिली। काम के बाद रोहन प्रिया का मजबूत सहारा बना रहा। वह अक्सर उसे नदी के किनारे हवा का आनंद लेने के लिए ले जाता, उसे पड़ोसियों और खेतों के बारे में कहानियां सुनाता, ताकि वह कम अकेला महसूस करे। एक दिन वह प्रिया को जिला बाजार में ले गया, ताकि वह कुछ पुराने परिचितों से मिल सके। शुरू में वे झिझक रहे थे, लेकिन जब उन्होंने दोनों को खुश और ईमानदार देखा, तो वे धीरे धीरे खुल गए। रोजमर्रा की जिंदगी में लौटने के शुरुआती अजीब दिनों के बाद प्रिया ने अपने गृहनगर में एक शांतिपूर्ण लय खोजना शुरू कर दिया। हर दिन वह अपनी मां की बाजार में सब्जी बेचने में मदद करती और शाम को वह पड़ोसियों के लिए कपड़े सिलती। ठंडी शामों में वह अक्सर गंगा के किनारे चुपचाप बैठती, अपनी आंखों को लहरों पर टिकाए और हवा को अपने दिल में बची हुई पीड़ा को दूर ले जाने देती। रोहन हमेशा उसकी तरफ था, चुपचाप उस लड़की की आत्मा का पोषण करता था, जिसे वह प्यार करता था। उसने कभी अतीत का जिक्र नहीं किया, केवल प्रिया को छोटी, सरल लेकिन गर्मजोशी भरी कहानियां सुनाई। कैसे खेतों में धान के पौधे उगाए थे, कैसे गांव एक त्योहार की तैयारी कर रहा था, कैसे पड़ोसी की बिल्ली ने बिल्ली के बच्चों को जन्म दिया था। ये कहानियां प्रिया के दिल के घावों को भरने वाली एक दवा की तरह थीं, जिससे उसे यह महसूस करने में मदद मिली कि जीवन में अभी भी कई कीमती चीजें हैं जिन पर वह भरोसा कर सकती है। पड़ोस के लोग भी धीरे धीरे प्रिया को अधिक सहानुभूति भरी नजरों से देखने लगे। एक बार एक मां अपनी छोटी बेटी को प्रिया के पास लाई और धीरे से कहा, प्रिया, मैं तुम्हारी कहानी जानती हूं, लेकिन तुम्हें इतनी मेहनत करते और पड़ोसियों की मदद करते देखकर मैं बहुत खुश हूं। अगर कोई एक बार गलती करता है और उसे सुधारना जानता है, तो वह बहुत कीमती होता है। बेटी, उन सरल शब्दों ने प्रिया को रुला दिया। उसने महसूस किया कि अपने आस पास के लोगों की उदारता एक जीवन रक्षक थी, जिसने उसे अलग थलग या बहिष्कृत महसूस करने से बचाया। और इसलिए प्रिया ने और भी अधिक प्रयास किया। उसने बच्चों के लिए मुफ्त में कपड़े ठीक करना शुरू कर दिया, बूढ़ी महिलाओं को उनके बगीचों की सफाई और पानी लाने में मदद की। जिसे भी किसी चीज की जरूरत होती, वह बिना किसी हिचकिचाहट के मदद के लिए तैयार रहती। कुछ महीनों के बाद प्रिया के प्रति पड़ोसियों का विश्वास लगभग पूरी तरह से बहाल हो गया। अब कोई भी पहले की तरह उससे बचता या फुसफुसाता नहीं था। माताएं प्रिया को महिला समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने लगीं। उसे बच्चों के पालन पोषण, परिवार की खुशी बनाए रखने और प्रियजनों की देखभाल के बारे में अपने अनुभव साझा करने के लिए बुलाती थीं। एक बार महिला समूह ने प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए कठिनाइयों पर काबू पाने और सही ढंग से जीने के बारे में एक वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने प्रिया को ही अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किया। शुरू में प्रिया बहुत झिझक रही थी। उसे डर था कि उसका अतीत उसे भीड़ के सामने आत्मविश्वास से खड़े होने की अनुमति नहीं देगा, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे अपना साहस जुटाया। उस बैठक के दौरान प्रिया ने अपनी जीवन कहानी सुनाई, जब उसने अपना गांव छोड़कर शहर में काम करने के लिए कदम रखा, भटकने के दिन, गिरना और फिर अपराध के चक्रव्यूह में धकेल दिया जाना, लेकिन अंत में वह अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए, सच बोलने के लिए पर्याप्त बहादुर थी। उसकी आवाज सरल और सच्ची थी, कभी कभी भावनाओं से रुक जाती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प चमक रहा था। उन शब्दों ने न केवल छोटे बच्चों को, बल्कि वार्ता में भाग लेने वाले शिक्षकों और अभिभावकों को भी प्रभावित किया। जब उसका भाषण समाप्त हुआ तो उन्होंने लंबे समय तक तालियां बजाईं। छात्र चहकते हुए प्रिया के चारों ओर जमा हो गए। कुछ ने सिलाई सीखना चाहा, कुछ ने उससे खाना बनाना सिखाने के लिए कहा। एक ने मासूमियत से कहा, मैं बड़ा होकर प्रिया दीदी की तरह एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। यह उन मासूम मुस्कानों ने ही प्रिया को और अधिक ताकत दी।
उसने एक बड़ा सपना देखना शुरू किया, अपने घर पर एक छोटी सिलाई कक्षा खोलना, ताकि कठिन परिस्थितियों में युवा लड़कियों को एक कौशल सीखने और आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल सके। शुरू कौशल सीखने में कई लोग झिझक रहे थे, लेकिन प्रिया के धैर्य और समर्पण के लिए धन्यवाद। कक्षा धीरे धीरे बड़ी हो गई। चिलचिलाती दोपहर की धूप में प्रिया धैर्यपूर्वक छोटे बच्चों को हर सिलाई सिखाती। एक दिन वह बाजार के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठी, अपना पसीना पोंछा और मुस्कुराई। मैं बहुत कुछ नहीं चाहती, मैं बस उम्मीद करती हूं कि तुम सब जानोगे कि खुद को कैसे बचाना है। एक ईमानदार रास्ता चुनना है। जीवन में हर कोई गिर सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उठने की हिम्मत करना, सामना करने की हिम्मत करना, कड़ी मेहनत करना। ठीक है, जब तक हमारी अंतरात्मा साफ है, रात को अच्छी नींद लेना ही काफी है। उन सरल शब्दों ने कई युवा लड़कियों के दिलों को छू लिया। उन्होंने प्रिया की कहानी और उसके दिल से श्रम, दया और आत्म सम्मान से प्यार करना सीखा। पड़ोस के लोग भी सलाह के लिए प्रिया के पास अधिक बार आने लगे। प्रिया ने खुद को एक अच्छा इंसान होने का दावा नहीं किया, उसने केवल धीरे से जवाब दिया, मैं एक बार भटक गई थी, सौभाग्य से मुझे सभी ने माफ कर दिया। मैं केवल यह उम्मीद करती हूं कि हर कोई मेरी तरह हो सकता है, अपने साहस से खुद को बचा सकता है। प्रमुख त्योहारों पर प्रिया और महिला समूह अकेली बूढ़ी महिलाओं और बेसहारा बच्चों से मिलने और उपहार देने जाते थे। उसने कड़ी मेहनत की, धूप या बारिश की परवाह किए बिना, और बदले में उन लोगों की मुस्कान और कृतज्ञ आंखों के अलावा कुछ भी उम्मीद नहीं की, जिनकी उसने मदद की थी। यह उस साधारण खुशी ने ही प्रिया को अपने दिल में बची हुई किसी भी पुरानी असुरक्षा को दूर करने में मदद की। एक शाम पड़ोस में एक अकेली बूढ़ी महिला से मिलने के बाद प्रिया और रोहन घर के बरामदे में चाय पी रहे थे। चांदनी दोनों के चेहरों पर धीरे से चमक रही थी। प्रिया उसकी ओर मुड़ी, उसकी आवाज गहरी और गर्म थी। मुझे लगता है, अगर मैं एक बार भटक गई थी, तो अब मुझे दुनिया और लोगों का कर्ज चुकाने के लिए और भी बेहतर तरीके से जीना होगा। रोहन मुस्कुराया, उसका हाथ प्रिया के हाथ को कसकर पकड़े हुए था। मुझे तुम पर विश्वास है। इस जीवन में कोई भी पूर्ण नहीं है, लेकिन जब तक तुम दयालुता से जीती हो, तुम्हारी माँ, मैं और यह पूरा पड़ोस संतुष्ट रहेगा। समय बीतता गया और प्रिया ने गंगा के किनारे छोटे से गांव के सरल जीवन में धीरे धीरे शांति पाई। सुबह वह अपनी माँ के साथ घर के आंगन की सफाई करने, रसोई में आग जलाने और एक साधारण भोजन पकाने के लिए जल्दी उठती, और फिर अपनी माँ की बाजार में सब्जी बेचने में मदद करती। दोपहर में प्रिया पड़ोसियों के लिए सिलाई करती। शाम को प्रिया रोहन के साथ बरामदे के नीचे बात करने में समय बिताती, गंगा की लहरों को किनारे से टकराते सुनती और बच्चों को खेलते सुनती। उसका दिल धीरे धीरे हल्का हो जाता। प्रिया के अथक प्रयासों को पड़ोसियों ने पहचाना। धीरे धीरे पहले की सतर्क आंखें दोस्ताना सिर हिलाने और गर्मजोशी भरी पूछताछ में बदल गईं। लोग न केवल कपड़े ठीक करवाने के लिए, बल्कि जीवन में अपनी खुशियां और दुहक साझा करने के लिए भी प्रिया के पास अधिक बार आने लगे। रोहन प्रिया का सबसे मजबूत सहारा बना रहा। जब भी वह थकी हुई या बोझिल महसूस करती, तो वह उसे सांत्वना देने के लिए वहां होता। तुमने सही किया प्रिया, अब तुम्हें बस अच्छी तरह से जीना है, प्यार करना है और ईमानदार रहना है। प्रिया की घर पर सिलाई कक्षा दिन बड़ी होती गई। कठिन परिस्थितियों वाली कई युवा लड़कियां एक कौशल सीखने के लिए आईं। शुरू में वे शर्मीली और झिझकती थीं, लेकिन प्रिया की सच्ची जीवन कहानी सुनने के बाद वे धीरे धीरे और अधिक खुली और भरोसेमंद हो गईं। प्रिया ने उन्हें एक कौशल सिखाया और अपने अनुभव भी साझा किए। उसने कुछ भी नहीं छिपाया। उसने कमजोरी, भोलापन, डर और पीड़ा के क्षणों के बारे में बात की, लेकिन इस बात पर भी जोर दिया कि सच्चाई का सामना करने की हिम्मत ने ही उसे रसातल से बचाया था। लड़कियों, प्रिया अक्सर अपने छात्रों से कहती, हर कोई गलतियां कर सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास उन्हें सुधारने का साहस हो, नए सिरे से शुरुआत करने का साहस हो। कभी भी खुद पर विश्वास न खोएं और लालच या भोलेपन को आपको अंधेरे रास्तों पर न ले जाने दें। उन सरल शब्दों ने कई युवा लड़कियों को प्रेरित किया। प्रिया की छोटी कक्षा एक आध्यात्मिक सहारा बन गई, एक ऐसी जगह जहां लड़कियां न केवल एक कौशल सीखती थीं, बल्कि खुद से प्यार करना भी सीखती थीं, ठोकर खाने के बाद उठना भी सीखती थीं। प्रमुख छुट्टियों पर प्रिया और महिला समूह अकेली रहने वाली बूढ़ी महिलाओं से मिलने, अनाथों को उपहार देने और जरूरतमंदों की मदद के लिए चंदा इकट्ठा करने जाते थे। वह बहुत कुछ उम्मीद नहीं करती थी। जिन लोगों की उसने मदद की, उनकी मुस्कान और कृतज्ञ आंखें देखना ही उसके दिल को गर्म और हल्का महसूस कराने के लिए काफी था। एक दोपहर गांव के अनाथ बच्चों को उपहार देने के बाद
प्रिया गंगा के किनारे बैठी थी। रोहन चुपचाप उसके पास बैठा था। शाम की धूप सुनहरी थी और नदी से हवा धीरे धीरे बह रही थी। प्रिया उसकी ओर मुड़ी और धीरे से कहा, मैं जानती हूं कि अतीत को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं वर्तमान और भविष्य के लिए वास्तव में अच्छी तरह से जीना चाहती हूं ताकि दुनिया और लोगों का कर्ज चुका सकूं। रोहन ने प्रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया और धीरे से मुस्कुराया। मुझे तुम पर विश्वास है। इस दुनिया में अभी भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं। जब तक तुम दयालुता से जीती हो, तुम्हारी माँ, मैं और इस पड़ोस के सभी लोग संतुष्ट रहेंगे। उसकी कोशिशों ने कई लोगों को प्रेरित किया। एक बार गांव के प्राथमिक विद्यालय ने प्रिया को छोटे बच्चों के साथ कठिनाइयों पर काबू पाने की अपनी कहानी साझा करने के लिए आमंत्रित किया। शुरू में प्रिया झिझक रही थी, लेकिन जब वह उन मासूम, भोली आंखों के सामने खड़ी हुई तो उसने अपनी जीवन कहानी बताने के लिए अपना दिल खोल दिया, जिसमें सतर्कता, आत्म सम्मान और सच्चाई का सामना करने के साहस के सबक पर जोर दिया गया। पूरी बातचीत के दौरान हर कोई भावनाओं से चुप था। उस दिन के बाद स्कूल के शिक्षक अक्सर अपनी नैतिकता की कक्षाओं में प्रिया की कहानी का उदाहरण के रूप में उपयोग करते, छात्रों को ईमानदारी से जीने, माफ करने और विपत्ति पर काबू पाने के लिए प्रोत्साहित करते। एक बरसात की दोपहर मीना अपने गांव से प्रिया से मिलने आई। वे दोनों घर के बरामदे में बैठीं, गर्म चाय की चुस्की ली और एक दूसरे को अपने वर्तमान जीवन के बारे में बताया। मीना अभी भी एक सरल जीवन जी रही थी, चुपचाप अपनी बूढ़ी माँ की देखभाल कर रही थी और कभी कभी उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए मंदिर जाती थी जो उससे कम भाग्यशाली थे। दोनों बहनों ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे का हाथ लंबे समय तक थामे रखा। ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं थी। उनकी आंखों ने यह समझने के लिए पर्याप्त कहा कि उन दोनों ने अपने लिए एक नया रास्ता खोज लिया था, एक कांटों से भरा, लेकिन आशा और कृतज्ञता से भी भरा रास्ता। गंगा के किनारे छोटे से गांव में लोग अब प्रिया को उस लड़की के रूप में नहीं देखते थे जो कभी कानून के चंगुल में फांसी थी। पड़ोसियों ने उसे दृढ़ संकल्प के एक उदाहरण के रूप में देखा, गांव की एक बेटी के रूप में जो ठोकर खाने के बाद उठना जानती थी। वयस्क अपने बच्चों को याद दिलाते, क्या तुमने प्रिया दीदी को देखा है? जीवन में हर कोई गलती कर सकता है, लेकिन अगर तुम मुड़ना, अपनी गलतियों को सुधारना और दयालुता से जीना जानते हो तो यह गांव हमेशा खुली बाहों से तुम्हारा स्वागत करेगा। प्रिया के लिए हर सुबह जागना बेहतर और दयालु तरीके से जीने का एक अवसर था। वह हमेशा खुद से कहती, भले ही मैं एक बार भटक गई थी, जब तक मैं मुड़ना जानती हूं, जीवन में मेरे लिए खड़े होने की जगह हमेशा रहेगी। गंगा पर सुनहरी धूप अभी भी चमक रही थी और दोपहर की बारिश अभी भी नदी के किनारे के खेतों को सींच रही थी। और प्रिया और उसकी मां के छोटे से घर में हंसी और बातचीत एक बार फिर जीवंत और गर्मजोशी से भरी हुई थी। आने वाले दिनों में प्रिया का जीवन और भी व्यस्त लेकिन सार्थक हो गया। उसने न केवल अपनी मां की बाजार में सब्जी बेचने में मेहनत से मदद की, बल्कि गांव और आसपास के क्षेत्रों की युवा लड़कियों के लिए अपनी व्यावसायिक कक्षा का भी विस्तार किया। हालांकि कक्षा केवल कुछ पुरानी मेजों और कुर्सियों और एक साधारण सिलाई मशीन वाला एक छोटा कमरा था, लेकिन अंदर हमेशा हंसी, प्रिया के समर्पित शिक्षण और छात्रों के चहकते सवालों से भरा रहता था। प्रिया जानती थी कि सबसे महत्वपूर्ण बात लड़कियों को ईमानदार श्रम के मूल्य को समझने में मदद करना है, ताकि उन्हें कभी भी अपने जैसी कठिन परिस्थितियों का सामना न करना पड़े। कई लड़कियां जो एक बार भटक गई थीं, सिलाई सीखने आईं और प्रिया के मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद धीरे धीरे बदल गईं और अधिक आत्मविश्वासी हो गईं। पड़ोस के लोग प्रिया को